हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम सीएसएस से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है। जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमारे पास टोटल 3 वेज होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने सीएसएस को इंसर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल पेज के अंदर। तो उसमें से हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है जो है इनलाइन सीएसएस। लास्ट सेशन में हमने देखा था इनलाइन सीएसएस क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और कौन से सिचुएशंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको इनलाइन सीएसएस यूज़ करना होगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सीएसएस के बारे में कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या हम कौन से ऐसे सिनेरियो या कंडीशन आपको मिलेंगे जहाँ पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपन किस में डिस्कस करेंगे, इस सेशन में। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट रहेगी एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा किस पे, कि कैसे हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं। बट उससे पहले आपको एचटीएमएल पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक एचटीएमएल की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है जहाँ पे आपको 180 सेशंस मिलेंगे। आप सिंपली उसको सिक्वेंशियल वे में देख सकते हो और फिर आपको बेसिक सीएसएस की जो सीक्वेंस से हमने स्टार्टिंग से करा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें कोड की, बहुत ही सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है जिसमें हमारे पास एक टाइटल है हेड सेक्शन के अंदर, एक हमारे पास हेडिंग हमने डाल के रखी हुई है सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ। ठीक है, इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर पे आपको उसका आउटपुट दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह से आ रहा है सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हम एक और हेडिंग यहाँ पे डालेंगे जिससे हमारा टॉपिक नेम हम शो करेंगे। तो इसमें डाल देते हैं इंटरनल सीएसएस। पहले पढ़ी थी वो कौन सी थी, वो थी इनलाइन सीएसएस। अब कौन सी पढ़ रहे हैं, इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल सीएसएस है क्या, तभी आप उसको इंप्लीमेंट और इजी वे में कर पाओगे, राइट। तो इंटरनल सीएसएस अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इंटरनल सीएसएस, तो आप कह सकते हो कि इंटरनल सीएसएस एक ऐसी सीएसएस जिसे हम एम्बेडेड सीएसएस भी बोलते हैं। और इस सीएसएस स्टाइल में हम क्या करते हैं, अपने सीएसएस रूल्स को प्लेस करते हैं स्टाइल टैग के अंदर विद इन द हेड ऑफ एचटीएमएल वेब पेज और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी है वो आप स्टाइल टैग में तो रखते हो, बट वो स्टाइल टैग टारगेट एलिमेंट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, हेड सेक्शन में। आप एचटीएमएल के कोड में हेड सेक्शन देख रहे हो जहाँ हम टाइटल लिखते थे, उसी हेड सेक्शन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखेंगे और वहाँ से हम हमारे फाइल में सीएसएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, ये जो स्टाइल है वो अप्लाई होती है हर एलिमेंट्स पे जो भी उस पेज में है। ठीक है, जो भी सिलेक्टर आप लोग, आपने अगर देखा हो जब हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे तो हमने सिलेक्टर की बात करी थी काफी सारी। तो जिस भी सिलेक्टर पे आप वो स्टाइल लगाओगे उस सिलेक्टर के सभी एलिमेंट्स पे आपकी वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है कि इंटरनल सीएसएस एक ऐसी टाइप है या इंटरनल सीएसएस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो सीएसएस रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के स्टाइल टैग के अंदर। एट्रीब्यूट ने स्टाइल टैग के अंदर। इनलाइन में क्या था, एट्रीब्यूट था, यहाँ पे क्या है, एक टैग है, एलिमेंट है खुद स्टाइल, और उस एलिमेंट उस टैग को कहाँ पे रखा जाता है, हेड सेक्शन के अंदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के। और इसका सेकेंडरी नेम क्या है, इसका नेम है एम्बेडेड सीएसएस, क्योंकि हम यहाँ पे एम्बेड कर रहे हैं सीएसएस को। ठीक है, तो इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज इंटरनल सीएसएस एम्बेडेड, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज एम्बेडेड सीएसएस। तो उस केस में आपको सिंपल आंसर करना है कि एम्बेडेड सीएसएस इन्वॉल्व प्लेसिंग सीएसएस रूल्स इनसाइड अ स्टाइल टैग विद इन द हेड सेक्शन। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, दीज स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट ऑन द पेज दैट मैच द सिलेक्टर डिफाइंड इन द स्टाइल ब्लॉक। तो स्टाइल ब्लॉक के अंदर जो भी आपने सिलेक्टर के डेफिनेशन वहाँ पे डिक्लेरेशन किया है उन सभी पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। क्लियर, फाइन। सो आई थिंक अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए और प्रैक्टिकली देखना चाहिए चीज़ों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वही पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपको पैराग्राफ टैग लेना है, बट जस्ट सैम्पल के लिए मैंने ये यूज़ किया एग्जाम्पल के लिए। सैम्पल लाइन, सैम्पल पैरा 1। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सैम्पल पैरा 1। अब क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे और 2-3 पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
जिससे हमें पता चल जाए कि एक साथ सभी पे अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स इसको लिख दिया, इसको कर देते हैं 2, इसको करेंगे 3, ठीक है, और इसको करेंगे 4। अब इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। अभी तक हमने कोई भी इंटरनल CSS अप्लाई नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया है 4 पैराग्राफ्स हमने यहाँ पे ऐड किए। 4 आप चाहो तो 5 भी कर सकते हो, एक और बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं 5 पैराग्राफ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही लेने, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने 5 ले लिया जिससे आपको इजीली शो हो जाए। ठीक है, तो 5 पैराग्राफ हमने यहाँ पे बनाए और साथ में कुछ हेडिंग्स भी लिखी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि हम जो सेलेक्टर यूज़ करेंगे वो होगा P, और उस P सेलेक्टर पे जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे वो इन सभी पैराग्राफ पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी। कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा CSS लिखने के लिए। इनलाइन में क्या होता था, हम यहीं लिख देते थे एट्रीब्यूट की तरह, उस केस में स्टाइल एट्रीब्यूट था, बट अब क्या है, स्टाइल एक एलिमेंट है और वह कहाँ आएगा, वो आएगा हेड सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने CSS। तो यहाँ एक कमेंट भी मैं डाल देता हूँ जिससे क्लियरिटी मिलेगी। अप्लाइंग इंटरनल CSS, ठीक है, अप्लाइंग इंटरनल CSS। अब इस केस में आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, स्टाइल एलिमेंट लिखना है। अब इस स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपनी CSS लिखेंगे। सिंटेक्स क्या बोलता था, सिंटेक्स बोलता था सबसे पहले कि यहाँ पे आपका सिलेक्टर आना चाहिए। तो सिलेक्टर हमारा क्या है इस केस में, P आ गया। उसके बाद में सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या था कि आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं, हमने कर्ली ब्रेसेस भी इंक्लूड कर लिया। फिर आता था कि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी हमारे केस में हम रखते हैं कलर में लेंगे अपन ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद मुझे और प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है तो मैं नीचे आ जाऊंगा, सेमीकोलन ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, तो वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें देख लेता है। फिर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ को 50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इतना करके एक बार इसको सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो CSS अभी हमने अप्लाई किया वो कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, वो उन सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा जहाँ जिसका भी सिलेक्टर हमने यहाँ पे दिया है। हमने किसका सिलेक्टर दिया, P मतलब पैराग्राफ का। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसे ही हमने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि अब हमारा जो पैराग्राफ है वो सारे पैराग्राफ ब्लू कलर में चेंज हो गए, ठीक है। पर हेडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि हेडिंग में हमने ये चीज़ अप्लाई नहीं की। अगर आपको हेडिंग में अप्लाई करना है तो आप एक और CSS लिख सकते हो, बट उस केस में सेलेक्टर क्या होगा, हेडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, ठीक है, H1 हेडिंग लिखी। इसमें मैं लिख देता हूँ कलर रेड, कॉलम्स नहीं, यहाँ पे आएगा कलर डाल देते हैं रेड, ठीक है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज में डाल देता हूँ, जस्ट एक बार आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पे 50 पिक्सल डाल रहा हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो सिर्फ उसी हेडिंग वाले पे अप्लाई हुआ, इस पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका सिलेक्टर क्या होगा, इसका सिलेक्टर होगा H2। अभी हमने सिलेक्टर क्या लिया हुआ है, H1। तो यही डिफरेंस है, जो सिलेक्टर लोगे सिर्फ उसी सिलेक्टर के सभी एलिमेंट्स को ये कवर अप करेगा, ठीक है। बट आप इसका बेनिफिट देखो, कितना बेनिफिट है। इंटरनल CSS में क्या हो रहा था, हमें एक एक एलिमेंट के लिए अलग अलग CSS लिखनी पड़ रही थी, बट अब इस केस में एक ही सेलेक्टर की हेल्प से आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एक साथ CSS अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने देख लिया कि इंटरनल CSS होती क्या है, सिंटेक्स हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है कि इसका एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेजेस है सेंट्रलाइज हो गई अब हमारी स्टाइलिंग, है ना, क्योंकि इंटरनल CSS जो है वो अलाउ करती है डिफाइन करने के लिए स्टाइल को एक एंटायर पेज के लिए एक ही जगह पे। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अब इजी है मैनेज करने में, और अब सेंट्रलाइज हो गई हमारी स्टाइलिंग। रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, एक ही बस ये 2 लाइंस की वजह, ये 2 जो लाइंस लिखी हमने, ये अब आपके 5 पैराग्राफ को एक साथ करी। इवन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पैराग्राफ भी होंगे तो भी ये वर्क करेगी। बट वहीं अगर हम बात करें कंपैरिजन करते हुए इनलाइन CSS की, तो वहाँ पे हमें अलग अलग लिखना पड़ रहा था, रीयूजेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यहाँ पे क्या है, कोड क्लीन रहेगा, क्यों, क्योंकि जो भी CSS आपको लिखनी है आप सेपरेटली लिख रहे हो और HTML आप सेपरेटली लिख रहे हो, तो दोनों में एक गैप रहता है हमेशा, ठीक है। एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे भी हमें कोई अलग से CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्टाइलिंग करी अलग से करी, और वो भी अपने HTML पेज में ही करी, HTML के डॉक्यूमेंट में ही करी, उसके लिए कोई भी अलग से CSS हमने फाइल नहीं ऐड करी, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, एक्सटर्नल से ज़्यादा होती है।
पर इनलाइन से कम होती है। स्पेसिफिसिटी पे आपके क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अगर इनलाइन और इंटरनल की बात होगी तो इनलाइन में ज़्यादा है, बट अगर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात होगी तो हायर स्पेसिफिसिटी किसकी है, आपके इंटरनल की। सबसे लास्ट किसकी होती है, एक्सटर्नल की। क्लियर, फाइन। तो ये तो होगा इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक तो ये लिमिटेड है किसके लिए, सिंगल पेज के लिए। क्यों, क्योंकि इंटरनल CSS कैन ओनली अप्लाई टू द पेज इट इज डिफाइंड इन। अभी सपोज आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेजेस है तो उन सब पे ये अप्लाई नहीं होगा, आपको हर पेज में इंडिविजुअल जा के इनलाइन CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, इंटरनल CSS। ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन अपने को मिलेगा एक्सटर्नल में, क्योंकि वहाँ पे आप एक फाइल बनाओगे और काफ़ी सारे पेजेस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। दूसरा, ये कर देता है साइज इंक्रीज, किसका, HTML का। ऑब्वियसली अगर आप स्टाइलिंग HTML में लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका साइज बढ़ेगा। लार्ज प्रोजेक्ट में ये रिकमेंडेड नहीं होता, वही रीज़न है क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो उस केस में आप सब पेजेस में अलग से अगर इस तरह से लिखोगे तो भी वो टाइम टेकिंग है। इनलाइन तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ होगा और इंटरनल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो सब में इस तरह से लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, वो टाइम टेकिंग होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फिर इसको यूज़ कब करना है हमें। हमने एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब इसको यूज़ तब करना है जब आप सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं। सपोज आपके पास एक ही पेज की वेबसाइट है तो उस केस में आप इंटरनल CSS को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक पेज में आप एक जगह ऊपर लिख सकते हो, तो उस केस में आपको फाइल की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट जहाँ पे यूनिक पेज स्पेसिफिक स्टाइल चाहिए, दैट डोंट नीड टू बी रीयूज अक्रॉस मल्टी पेजेस। मतलब आपको कुछ ऐसा लिखना है कि आपको वो मल्टीपल पेजेस पे चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ एक ही, सपोज अपने पास 5 पेज की कोई वेबसाइट है, मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज पे वो अप्लाई करना है CSS, बाकी 4 में को ऐसे ही रखना है डिफ़ॉल्ट, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो अपना डिस्कशन हुआ वो किसके अराउंड हुआ कि कैसे हम इंटरनल CSS को अप्लाई करते हैं। हमने देखा इंटरनल CSS होता क्या है, कैसे उसे अप्लाई करना है, क्या उसकी स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि ये कंपैरिजन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद में आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली अपने सेलेक्टर्स का आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे आप वर्क करोगे, जैसे पैराग्राफ के लिए P है, H1 के लिए, हेडिंग के लिए H1 है, तो वही सेलेक्टर आपको यूज़ करना। बाद में क्लास और ID ये सब भी देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक मेथड देख रहे हैं कि कितने मेथड से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 मेथड कवर किए, इनलाइन और इंटरनल। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सटर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।